डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। हम लोगों ने ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम डिस्कस किया डिटेल में। हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, किस तरीके से हमने देखा कि नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो हमने कहा कि नेफ्रॉन में फ़र्स्ट जो है वो किस तरह से वो अपना फंक्शन कर रही है कि सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, यानी जो ब्लड है जो पंप होके किडनी में जा रहा है उसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलस में से ब्लड फ़िल्टर होके बोमेन कैप्सूल में जाता है। अब बोमेन कैप्सूल से आगे जो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का वो ट्यूब्यूल है। फर्स्ट ट्यूब्यूल के पार्ट को हमने प्रॉक्सिमल बोला था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और उसके बाद लूपोफेनले और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये वो पोर्शन है जहाँ पे हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन भी होनी है और सिक्रीशन भी होनी है ताकि यूरिन के पीएच को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब जो टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि जो हमारे पास एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो हमने एक्सक्रीशन करनी है नाइट्रोजनस वेस्ट की, उसको कंसंट्रेट अगर करना है तो किस फॉर्म में करना है। इसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो कंडीशंस होती हैं लिविंग बॉडी में। एक होती है लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, एक होती है एक्सटेंसिव सप्लाई ऑफ वाटर। यानी दो कंडीशंस हैं हमारे पास। यानी दो कंडीशंस क्या हैं, या तो बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर मौजूद है या बॉडी के अंदर कम है वाटर, लिमिटेड वाटर है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस होता है तो जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो रीएब्जॉर्प्शन कम से कम करे और जो यूरिया बॉडी से रिमूव हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लेके जा सके, क्योंकि एक्सेस वाटर है उसको भी तो बॉडी से रिमूव करना है, तो यूरिया के साथ वो एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है, इसलिए उसको बॉडी हमारी यानी हमारी नेफ्रॉन की एपिथेलियम जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है, पानी जो है वो बॉडी में कम मौजूद है, तो उस लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर को ये कह लो कि रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो यूरिया बॉडी से रिमूव करेगी वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में करेगी। क्यों कंसनट्रेटेड फॉर्म में? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर रहे। अब वो कंसनट्रेशन किस तरह से होगी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की, वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अब वो कंसनट्रेशन कैसे होगी, मतलब यानी जिस तरह आपने पहली कंडीशन में देखा कि रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गई थी। रीएब्जॉर्प्शन कैसे रिड्यूस हुई थी, यानी जो हमारा नेफ्रॉन है वो वाटर की यूरिया में से रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको कम कर देती है ताकि यूरिया जो है वो वाटर को लेके जा सके। लेकिन इस कंडीशन में रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्यों रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी? ताकि पानी वापस बॉडी के अंदर भेजा जा सके और जो यूरिया बॉडी से रिमूव हो रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, वो बहुत ही कम पानी को लेके जा सके, इसलिए हम कहेंगे कि वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से रिमूव होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, जिसमें अभी हमने डिस्कस करना है कि वाटर को कंसनट्रेट करना है। दूसरी कंडीशन में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। कैसे रिड्यूस करेंगे? इससे क्या होगा, जो हमारा यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में यानी रिमूव होगा। और अब हमने रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रिड्यूस कैसे करना है, तो इसके लिए एक हार्मोन होता है एडीएच, ठीक है, जो एक्चुअली में रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। जब एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। अगर हम चाहते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन ना हो, रीएब्जॉर्प्शन कम से कम हो, तो ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी जब एडीएच की इनहिबिशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ताकि हमारा जो वॉल्यूम यूरिन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है वो बॉडी से रिमूव हो सके। ठीक है, अब बच्चों हमने डिस्कस करना है कंसंट्रेशन किस तरह से होनी है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की, यानी जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है इसके दौरान जो वाटर है उसको किस तरह से कंजर्व करना है बॉडी ने, उसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज़म्स हैं। फर्स्ट मैकेनिज़्म है हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर, सेकेंड मैकेनिज़्म है हमारे पास हार्मोनल मैकेनिज़्म। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं हार्मोनल मैकेनिज़्म के बारे में बता देती हूँ। हार्मोनल मैकेनिज़्म क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एडीएच हार्मोन जो है ये रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो अगर बच्चों यही बात मैं यानी वही बात है, ये भी हार्मोनल मैकेनिज़्म ही है। इसमें हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से जो हार्मोन्स हैं वो वाटर को कंजर्व करने में यानी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो दो मेन हार्मोन्स हैं बच्चों जो इसमें काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हमारे जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड।
ठीक है। एड बोलते हैं अबव को, रीनल आपको पता है बोलते हैं किडनी को। एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास यानी अबव द किडनी, एड्रीनल मीन्स अबव किडनी। अबव किडनी जो ग्लैंड्स छोटे छोटे दोनों किडनीज पे मौजूद होते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ये एक्चुअली में बच्चों क्या करता है, ये सोडियम आयंस की अपटेक करता है, ठीक है। यानी इस चीज़ को प्रमोट करेगा कि सोडियम आयंस जो हैं उनकी अपटेक हो सके, स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्पेशली एट द साइट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। स्पेशली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी लूप ऑफ हेनले में ओवरऑल ये काम हो रहा होता है। अब लूप ऑफ हेनले में एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम को प्रमोट करेगा कौन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। कहाँ पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। यहाँ पे एक्टिव अपटेक जो सोडियम की हो रही है, इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो मैकेनिज़्म ही एक्चुअली में काउंटर करंट मल्टीप्लायर में मेन जो है वो रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे रोल प्ले कर रहा है मेन, वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप बस ये याद रखें कि एल्डोस्टेरॉन का काम ये है कि इसने नेफ्रॉन में सोडियम की अपटेक करनी है। यानी अपटेक का मतलब यहाँ पे ये है कि नेफ्रॉन के अंदर से जो सोडियम है वो आउटसाइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये फंक्शन आप यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का याद रखें। अब है सेकेंड हार्मोन हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी ऊपर आप लोग इसको डिस्कस करके आए हैं कि ये वो हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रमोट करता है, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कैसे प्रमोट करता है, ये एक्चुअली में प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को फिल्ट्रेट में से वापस किस में, यानी ट्यूब्यूल्स में से वापस किस में, किडनी के अंदर, यानी किडनी में वापस नेफ्रॉन में से, कलेक्टिंग डक्ट में से भी और डिस्टल ट्यूब्यूल में से भी, इन ट्यूब्यूल्स में से वापस किडनी के अंदर जो वाटर जाएगा यानी रीअब्जॉर्प्शन जो होगी उसको कौन प्रमोट करेगा, उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच प्रमोट करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने डिस्कस किया दो हार्मोन्स का फंक्शन। आपने कहा कि जो एडीएच हार्मोन है ये वाटर की अपटेक करता है, यानी नेफ्रॉन में से किडनी में वापस जो पानी जाएगा वो कौन करवाएगा, वो एडीएच करवाएगा। और नेफ्रॉन में से सोडियम आइंस यानी हमारा जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें से सोडियम आइंस की जो अपटेक होगी वो कौन करेगा, वो हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन करेगा, ठीक हो गया। अब बच्चों ये दोनों हार्मोन्स को आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरफ। ये क्या है बच्चों, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहते हैं अपोजिट फ्लो ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड दैट मैक्सिमाइज द ट्रांसफर रेट इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दोबारा सुने, क्या कहा हमने कि अपोजिट फ्लो ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड, यानी ये एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो फ्लूइड जब एडजेसेंटली गुजर रहे होते हैं यानी बराबर गुजर रहे होते हैं, उनका अपोजिट फ्लो हो रहा हो। जैसे अब आप माइंड में लेके आए लूप ऑफ हेनले को। लूप ऑफ हेनले क्या है, यू शेप स्ट्रक्चर है। यू शेप स्ट्रक्चर की जो एक लिम्ब है उसमें से फिल्ट्रेट नीचे को आ रहा है। किस में से नीचे को आ रहा है, यानी जब बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आया है, बोमेन कैप्सूल से गया है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, प्रोक्सिमल से वापस नीचे को आएगा ना, यू शेप की जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट लिम्ब जो है जिसको आप डिसेंडिंग लिम्ब बोल रहे हो उसमें आएगा। इसका मतलब है डिसेंडिंग, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं क्योंकि नीचे लेके आ रहा है वो फिल्ट्रेट को। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, फिल्ट्रेट को ऊपर लेके जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्ब्स हैं इनमें से फ्लूइड यानी जो फिल्ट्रेट है हमारा वो गुजर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहा है। यानी एक लिम्ब में से नीचे को आ रहा है और एक लिम्ब में से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तरह का जो फ्लूइड का फ्लो होता है यानी एडजेसेंट फ्लूइड, एडजेसेंट है ना, दोनों बराबर हैं, लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स में से गुजर रहे हैं। या ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ लूप ऑफ हेनले की बात करें। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक ओवरऑल मैकेनिज्म है, ये सिर्फ यहीं पे बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है। ओवरऑल सिस्टम में ऐसा होता है कि जब कोई फ्लूइड एडजेसेंटली गुजर रहा होता है लेकिन अपोजिट फ्लो में होता है, अपोजिट फ्लो है दोनों का, एडजेसेंटली वो गुजर रहे हैं, तब क्या होता है उनका ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमाइज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यानी जब लूप ऑफ हेनले में से ये दोनों गुजरेंगे एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, एक में नीचे जा रहा है एक में ऊपर जा रहा है, तब इनका ट्रांसफ़र रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर।
ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इसकी हम डायग्राम की तरफ, ताकि वहाँ से आप लोग इसको जो है वो अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम से इसको समझा देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जब फ्लड, हम ये नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर को, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये किस तरीके से फंक्शन जो है वो कर रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, अब यहाँ पे एरोस की मदद से सारी इनकी जो डायरेक्शन है वो दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि ग्लोमेरुलस में से ब्लड किस में गया है, बोमेन कैप्सूल में, और ये बोमेन कैप्सूल से आप एरो देख सकते हो, डायरेक्शन दिखाई गई है। अब ये जो बोमेन कैप्सूल है यहाँ से आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ब्लड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से गुजरता हुआ किस में जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। ठीक हो गया, आप ये देख सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब में से गुजरता हुआ फाइनली ये असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है ऊपर की तरफ, और असेंडिंग से फाइनली जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शन आपको एरोस की मदद से अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। इसी तरह ये ब्लड कैपलरीज में भी दिखाई गई है डायरेक्शन के ब्लड कैपलरीज में किस तरह हो रहा है, यानी ये जो रेड और ब्लू में आपको नज़र आ रही हैं कैपलरीज, इसमें भी आप ब्लड की डायरेक्शन देख सकते हो कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होके गुजर रहा है। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है एक्चुअली में ये वर्क करता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, और ये भी बच्चों बात याद रखना आप लोग के जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हो रही है ये स्पेशली होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, यानी जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनमें ये फंक्शन इतना नहीं होता। ये कंसंट्रेशन वही करते हैं जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो लूप ऑफ हेनले होती है वो भी काफ़ी डीप होती है, इसीलिए उनके अंदर ये फंक्शन जो है, ये प्रोसेस जो है वो ईजिली वर्क कर रहा होता है। अब ये जो हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर का फंक्शन है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि होता क्या है कि जब यूरिन या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जिसको अभी आप बोल रहे हो, जब वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में से गुजरते हैं तो इसका जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है किडनी का, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब वो कैसे कंसंट्रेटेड होता है, तो बात ये है कि हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है यहाँ से ये क्या करता है, सोडियम की अपटेक करता है, यानी लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग लूप है इसमें से सोडियम जो है वो किडनी में, यानी ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है किडनी का, इसमें आना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, आप खुद सोचो कि एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट यानी सोडियम आइंस की फॉर एग्जांपल अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तो वो ओब्वियसली क्या हो जाएगा, वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब एक सोल्यूशन जो कंसनट्रेटेड है, और आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता है कि वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू द फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। मैंने सोल्यूट के हिसाब से बात की थी तो इसलिए मैंने लोअर कह दिया, यानी जहाँ पे अगर आप सोल्यूट की बात कर रहे हो तो सोल्यूट के हिसाब से जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा हाई की तरफ वाटर भी जो है वो जाएगा। यानी अब नेफ्रॉन के अंदर जो सोल्यूट है वो कम है, और किडनी के अंदर यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है, जो सोल्यूट है वो सोल्यूट जो है वो क्या है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, नेफ्रॉन में से मूव करना बाहर किडनी की तरफ शुरू कर देगा, यानी इसमें से लूप ऑफ हेनले में से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और हम लोग चाहते भी क्या है, हम लोग यही चाहते हैं ना कि नेफ्रॉन में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके, ताकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें से गुजर रहा है वो कंसनट्रेट हो सके, उसमें से पानी को हमने वापस लेके आना है अपनी बॉडी के अंदर। तो उसमें ये चीज़ हेल्प कर रही है कि सबसे पहले जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो कंसनट्रेट हुआ, ताकि पानी को वो अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि पानी ने तो ओब्वियसली उसी की तरफ मूव करना है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर हो चुकी है ज़्यादा, तो वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, इस तरीके से वाटर की अपटेक जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसमें दोनों हार्मोन्स जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किए, एल्डोस्टेरोन और एडीएच, दोनों ही काम कर रहे हैं। एल्डोस्टेरोन सोडियम की अपटेक कर रहा है ताकि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो सके, कंसंट्रेटेड हो सके, और दूसरा जो हार्मोन है वो वाटर के अपटेक में हेल्प कर रहा है, यानी एडीएच जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये बच्चों आपके पास है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का एक सिंपल सा फिनोमिना, ठीक है, जिसके थ्रू जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी रिमूव करती है वो कंसंट्रेटेड करके, कंसंट्रेशन उसकी करके फिर बॉडी से रिमूव करती है। अब जो यूरिया बॉडी से रिमूव होगा वो 100% कंसंट्रेटेड होगा, यानी वाटर की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो चुकी है।
इसके साथ ही बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, किडनी एज ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। यानी अभी आपने डिटेल में एक्सक्रीशन को स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हम ये भी पढ़ रहे हैं कि किडनी जो है ये ना सिर्फ एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है बल्कि ये ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन में भी रोल प्ले कर रहा है। कैसे ये ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है? ओस्मो रेगुलेशन आपने किसको बोला था कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी। वाटर एंड सल्यूट के लेवल को अभी आप लोगों ने दोबारा डिस्कस किया कि वाटर और सल्यूट के लेवल को किडनी ने किस तरीके से रेगुलेट किया है कि अगर बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा थी तो हमारी बॉडी ने जो यूरिया रिमूव किया वो डाइल्यूटेड फॉर्म में कर दिया, और अगर बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो कम है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है, तो बॉडी ने क्या किया, इतना लंबा चौड़ा जो मैकेनिज्म आपने अभी पढ़ा कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हो गई, यानी काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, इसमें हार्मोन्स भी काम कर रहे हैं, तो ये सारा कब होगा, जब बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई जो है वो लिमिटेड होगी। तो इसका मतलब है कि 100% यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है हमें पॉइंट कि किडनी जो है वो ना सिर्फ एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है बल्कि वो ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों के पास किडनी एज ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का थोड़ा सा कंसेप्ट, और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेट जो है वो कर रही होती है। ठीक है।